नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श। इस विषय में दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, कहानी और स्त्री विमर्श। हिंदी कहानी और स्त्री विमर्श। पहले हम स्त्री विमर्श के बारे में जान लें। स्त्री विमर्श क्या है? स्त्री विमर्श का अर्थ है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध स्त्री पुरुष समता का आंदोलन। ऐसा मान लिया जाता है कि यह पश्चिम से आई एक अवधारणा है, किंतु हमारे अपने देश में उपनिषदों से लगाकर आधुनिक काल तक अनेक प्रसंग हैं जहां स्त्रियों ने समता की बात कही है और पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। महात्मा बुद्ध के यहाँ थेरी गाथाएं मिलती हैं जहाँ स्त्रियों ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में लिखा है। जब कठिनाइयों के बारे में कोई लिख रहा है, अपनी गुलामी के बारे में समझ रहा है, अपनी परतंत्रता को महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वह अपनी मुक्ति की आकांक्षा देख रहा है, अपनी मुक्ति की आकांक्षा कर रहा है। तो ये स्त्रियों के साथ हम ऐसा देखते हैं। फिर महादेवी वर्मा ने आधुनिक काल में आज़ादी के आंदोलन के दिनों में श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य में हम पहला स्त्री दस्तावेज मान सकते हैं, स्त्री मुक्ति का पहला दस्तावेज। थोड़ा पीछे चले जाएं तो भक्ति काल के दिनों में मीरा और आंडाल की रचनाओं में हमें भेदभाव के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी और ओजस्वी स्वर मिलते हैं। मीरा ने कहा है अपनी कविता में, राणा रूठिया जग राख्या। फिर वो मीरा एक जगह कहती है कि सिसोदियो मारो काई कर लेसी, यानी कि ये जो चित्तौड़ का राणा है वो मेरा क्या कर लेगा। यानी कि इसका अर्थ होता है कि मीरा अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को चुन चुकी है, वर्ण कर चुकी है। मीरा आधुनिकता का अर्थ नहीं जानती थी, मीरा स्त्री विमर्श भी नहीं जानती थी, लेकिन अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता, अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को समझना, महसूस करना और उसे प्रकट करना, यह आधुनिकता की ही बात है, आधुनिक होने के लक्षण हैं। फिर स्त्री विमर्श के आधार पर भी हम देखें, स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी हम देखें तो एक स्त्री जो अपने होने की स्वाधीनता और इस पुरुषों के विरुद्ध, या कहिए विरुद्ध कहना तो अनुचित होगा, पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध स्त्री अस्तित्व की बात करे तो वह स्त्री विमर्श का ही विषय होता है। हिंदी कहानी के इतिहास में महिला कथाकार कब आए, महिला कहानीकारों की शुरुआत कब हुई, यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी कहानी का इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी की पहली कहानी 1900 से 1907 के बीच में लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में 1900 से 1907 के मध्य प्रकाशित होने वाली कहानियों की एक सूची दी है, जिनमें एक महिला कथाकार हैं जिनका नाम है बंग महिला। बंग महिला तो संज्ञा हुई, लेकिन उनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। सवाल यह भी पैदा होता है कि एक कहानीकार ने जो कहानियाँ लिख रही हैं, प्रकाशित करवा रही हैं, उन्होंने अपना मूल नाम क्यों छिपाया? शायद यह उस ज़माने की अंग्रेजी शासन के दिनों की विक्टोरियन नैतिकता, या कहिए उस ज़माने के सामाजिक प्रतिबंध और कुछ कुरीतियाँ या रूढ़ियों का ही तकाजा था कि राजेंद्र बाला घोष ने अपने नाम के स्थान पर बंग महिला की संज्ञा रखी और कहानियाँ प्रकाशित करवाई। शुक्ल जी के इतिहास में उनकी जिस कहानी की चर्चा मिलती है वह है दुलाई वाली। इस दौर में प्रारंभिक दौर में, हिंदी कहानी के इतिहास के प्रारंभिक दौर में मुन्नी देवी भार्गव, चंद्रप्रभा मेहरोत्रा, विमला देवी चौधरानी और विद्यावती जैसी अन्य लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखी। इस पहले दौर के बाद में हम देखते हैं कि 1935-40 से लगाकर 1947 तक जो आज़ादी के आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है,
महत्वपूर्ण दौर है, उस दौर में स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में ऐसी कौन स्त्री कथाकार हैं जो सामने आती हैं, दिखाई देती हैं। इस दौर में सबसे बड़ा नाम हमें मिलता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। उनकी कविता झांसी वाली रानी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर उन्होंने लिखी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी पर कविता लिखकर प्रसिद्ध हुई सुभद्रा कुमारी चौहान अपने समय की प्रसिद्ध कथाकार भी थी। उन्होंने गद्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। उनकी कहानियों में जो कहानियाँ मकबूल हुई, प्रसिद्ध हुई, उनमें हींग वाला, बिखरे मोती, मछुए की बेटी, नारी हृदय और परिवर्तन आज भी पाठकों के द्वारा पसंद की जाती हैं। उनकी कहानियों की उनकी संपूर्ण कहानियाँ अब एक जिल्द में प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें पढ़कर न केवल सुभद्रा कुमारी चौहान के खास स्त्री स्वर की पहचान की जा सकती है, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में घर से निकलने वाली, पहली बार निकलने वाली महिलाओं के बारे में भी, उन महिलाओं के चित्र भी हम देख सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ जितनी हमारे सामाजिक जीवन का, भारतीय सामाजिक जीवन में स्त्रियों के बाहर जाने का प्रारंभिक दस्तावेज है, उतना ही स्त्री जीवन का भी दस्तावेज उनकी कहानियों को समझना चाहिए। इस दौर की दूसरी बड़ी कथाकार हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की इस दौर में अनेक कहानियाँ छपी। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि उनके पति ने उनके लिए ही, उनके आग्रह पर ही एक प्रकाशन गृह अपने गांव से, अपने अंचल से खोल दिया था, और उस प्रकाशन गृह से उनका कहानी संग्रह अचल सुहाग प्रकाशित हुआ, जो बड़ा चर्चित और प्रशंसित हुआ। इनके बाद कमला चौधरी, उषा मित्रा, चंद्र किरण सोनरेक्सा, तेज रानी पाठक इस कालखंड की अन्य उल्लेखनीय रचनाकार हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी रचनाकारों ने वह काम किया जो एक तरह से हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में, हिंदी प्रेमचंद से पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने किया, जिन्होंने हिंदी गद्य में, हिंदी में पहली बार कहानियों की ज़मीन तैयार करने की, स्त्रियों के द्वारा लिखी जा रही कहानियों का एक ढंग तैयार करने की कोशिश उन्होंने की। आज़ाद भारत में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कहानी के अनेक पड़ाव हमें देखने को मिलते हैं। इन पड़ावों में जो पहला प्रमुख मोड़ है, पहला प्रमुख पड़ाव है, वो है नई कहानी आंदोलन। नई कहानी का आंदोलन हम जानते हैं कि वह स्वाधीन भारत की खास परिस्थितियों की उपज था। इस आंदोलन ने हिंदी को अनेक महत्वपूर्ण कथाकार दिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कहानी का जलवा इतने चरम पर था, उरूज पर था, कि जो लोग कविताएं लिखते थे वे कविताएं लिखना छोड़कर उन दिनों कहानियाँ लिखने लगे थे। इस दौर में जो तीन प्रमुख कहानीकार हमारे सामने आती हैं, वे मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रियमवदा हैं। लेकिन उनसे थोड़ा पहले, यानी एक संक्रमण का समय भी है, जो आज़ादी के आंदोलन के दिनों और नई कहानी आंदोलन के बीच का है। उस दौर में सत्यवती मलिक, रजनी पणिक्कर, शांति मेहरोत्रा, कौशल्या अश्क ने भी अपने कहानी लेखन में के द्वारा स्त्री स्वर को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी जी ने भी कुछ कहानियाँ लिखी। लेकिन जिस आंदोलन ने के माध्यम से हिंदी कहानी ने बड़ी करवट ली, वह नई कहानी आंदोलन ही था। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, इस कहानी आंदोलन में तीन बड़े नाम स्त्रियों के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, स्त्री कहानी के क्षेत्र में, जो कि कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा के हैं। इन तीनों लेखिकाओं ने अपनी कहानियों की श्रेष्ठता और गुणवत्ता के आधार पर हिंदी के अग्रणी कथाकारों में अपना नाम दर्ज करवाया। कृष्णा सोबती का केवल एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, बादलों के घेरे। उषा प्रियमवदा ने के अनेक कहानी संग्रह आए, लेकिन उनकी कहानी वापसी
अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध हुई। वापसी स्त्री विमर्श की कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो सेवानिवृत्ति के बाद घर आता है, लंबे समय के बाद अपने घर आता है, इस सपने और विश्वास के साथ कि अब वह अपना पूरा समय परिवार के साथ व्यतीत करेगा, लेकिन वह महसूस करता है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद उसके घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं है और वह वापस लौट जाता है। वापसी कहानी को नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में बड़ी प्रमुखता से रेखांकित किया है, उसकी प्रशंसा की है। नई तरह की भाव संवेदना और भावबोध इस कहानी में देखने को मिलते हैं। नई कहानी के इसी दौर में शिवानी, शशि प्रभा शास्त्री और दीप्ति खंडेलवाल ने भी उल्लेखनीय लेखन किया। शिवानी जो कि बहुत बड़ी लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार हुई, लेकिन उनकी कहानियों के बारे में ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वे साहित्यिक गुणवत्ता की दृष्टि से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जहां मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रेमवदा की कहानियों ने जिस स्थान को प्राप्त किया है। किंतु तब भी शिवानी की कहानियों का महत्व हिंदी कहानी की दुनिया में स्त्री लेखन की भागीदारी को बढ़ाने की दृष्टि से और पाठकों की संख्या, पाठकों को बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाली कथाकार के रूप में शिवानी जी का नाम निस्संदेह लिया जाता रहेगा। नई कहानी आंदोलन के बाद हिंदी कहानी की दुनिया में अनेक आंदोलन उठ खड़े हुए, छोटे बड़े अनेक आंदोलन, समांतर कहानी आंदोलन, सहज कहानी आंदोलन, अकहानी, अनेक सचेतन कहानी। इन तमाम आंदोलनों ने कहानी को न केवल लोकप्रिय बनाया, बल्कि कहानी के पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यह इन आंदोलनों का एक पक्ष है, तो दूसरा पक्ष यह भी है कि इन आंदोलनों की वजह से कहानी की दुनिया में एक खास तरह की अराजकता, खास तरह का वैचारिक वैमनस्य भी पैदा हुआ। हर कोई कहानीकार अपने अपने ढर्रे से, अपने अपने ढंग से कहानी आंदोलन की बुनियाद रखने की कोशिश करना चाहता था, और हम जानते हैं कि ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। कहानी का यह आंदोलन धर्मी मिजाज अधिक दिनों तक कायम नहीं रहा और अनेक छोटे बड़े आंदोलनों के बाद कहानी लेखन में एक स्थिरता आई। साठोत्तरी दौर में जिन प्रमुख स्त्री कहानीकारों को हम देखते हैं, उनमें जो लोग अग्रगण्य हैं उनके नाम मैं लेता हूँ। राजी सेठ, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मेहरुन्निसा परवेज, मणिका मोहनी, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा, मंजुल भगत, नमिता सिंह, चित्रा मुदगल, अर्चना वर्मा। इन सभी कहानीकारों ने अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी और कहानी के संसार में, हिंदी कहानी के संसार में अपना स्थान बनाया। राजी सेठ, जो कि जिनकी कहानियों में भारत विभाजन और पंजाब से, पाकिस्तान से पंजाब आए लोगों की व्यथाएं मिलती है, वहीं एक सजग सबल स्त्री के दर्शन भी उनकी कहानियों में होते हैं। ममता कालिया, जिनकी कहानी यात्रा बड़ी लंबी चलती है, जिन्होंने शुरुआत में छुटकारा जैसा कहानी संग्रह लिखा, तो बाद में आगे जाकर यानी कि 2000 के बाद उनका एक कहानी संग्रह आता है बोलने वाली औरत, और हम देखते हैं कि उन्होंने एक कहानीकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण विकास किया है और लंबे समय तक कहानियाँ लिखते रहने के बावजूद उनकी कहानियों की आभा कभी कम नहीं हुई। मृदुला गर्ग, जिन्होंने हरी बिंदी जैसी कहानी लिखी, जिन्होंने जो स्त्री विमर्श की एक प्रमुख कहानीकार के रूप में हमेशा याद की जाती रहेंगी, उनकी कहानियाँ न केवल स्त्री के संघर्ष, स्त्री के स्वाधीन चेता स्वभाव, स्त्री के स्वाधीन चेता व्यक्तित्व को गढ़ने की कोशिश करती है, बल्कि वे समाज और हमारे आसपास के पूरे परिवेश पर भी गहरी निगाह रखती हैं। उनकी कहानियों में स्त्रियों का जीवन, स्त्रियों का अपना निजी संसार जितना है, उतना ही हमारे देश के तमाम तबकों के बारे में भी, हमारे देश के तमाम गोशों और समुदायों के बारे में भी हमको जानने को मिलता है। वे निस्संदेह बड़ी कहानीकार के रूप में
प्रतिष्ठित हुई। इन मृदुला गर्ग और ममता कालिया और राजी सेठ के बाद हम जिन लेखकों को देखते हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन हमको ध्यान देना चाहिए कि ये तीनों वे कहानीकार हैं। ये तीनों ही नहीं बल्कि उनके साथ की ये तमाम कहानीकार, मेहरुनिसा परवेज, मणिका मोहनी, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा, मंजुल भगत, नमिता सिंह, चित्रा मुदगल, ये सभी वे कथाकार हैं जो हिंदी कहानी के वृत्त को न सिर्फ व्यापक बना रही थी अपितु खास तरह की वैचारिक धार और कलात्मक प्रयास भी इनके लेखन में मौजूद है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदी में अभी स्त्री विमर्श को आने में थोड़ा समय और लगना था। संक्रमण के इस दौर में यानी कि 1970 से 1990 के बीच में अनेक स्त्री कहानीकार हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें जिन कहानीकारों को हम खास तौर पर जानते हैं, याद करते हैं, उनमें मृणाल पांडे, क्षमा शर्मा, कमल कुमार, ज्योत्सना मिलन, गीतांजलि श्री और सारा राय के नाम लिए जा सकते हैं। इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों से निरंतर ऐसी स्त्री का चित्रण किया जो सजग थी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी। मृणाल पांडे को स्त्री संबंधी वैचारिक लेखन के लिए भी याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी अनेक गंभीर पुस्तकों से समूचे परिदृश्य को संपन्न किया, समृद्ध किया। क्षमा शर्मा और ज्योत्सना मिलन भी कहानी के साथ अनेक मोर्चों पर सक्रिय रही। कहना न होगा कि मृणाल पांडे, क्षमा शर्मा, गीतांजलि श्री ये तीनों आगे तक यानी कि अभी हमारे समय तक अपनी सक्रियता को कायम रखे हुए हैं और न केवल कहानियाँ बल्कि वैचारिक लेखन के लिए भी इन कहानीकारों को हम याद करते हैं। लेकिन स्त्री विमर्श के लिए जिस महत्वपूर्ण पड़ाव की चर्चा की जानी चाहिए वह है राजेंद्र यादव द्वारा प्रकाशित की जाने वाली, संपादित की जाने वाली पत्रिका हंस। 1989-90 में दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के आधार पर चल रहा अनेक देशों का समूह सोवियत संघ विघटित हो गया, बिखर गया। इसी के साथ इंटरनेट और कंप्यूटर की क्रांति दुनिया में होती है, जिसके चलते संचार में एकाएक तेजी आती है। अब साधारण लोगों के पास भी ये सुविधा आने लगी थी जिससे वे किसी संदेश या सूचना को दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचा सकते थे। माना जाने लगा कि अब विचारधारा का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो सोवियत संघ विचारधारा के आधार पर बना था उसका विघटन हो चुका था। वहीं यह माना जाने लगा कि विचारधारा ने तो ये संदेश दिया था कि सभी की लड़ाई सामूहिक है और हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन उस एक होकर लड़ने में अनेक छोटे छोटे सवाल दबे रह गए थे। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और दुनिया नए साधनों, नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब हम देखते हैं कि दुनिया में और हमारे यहाँ हिंदी में भी अस्मितावाद का उभार होता है। हिंदी में यह अस्मितावाद दो तरह से आया, स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता। इन दोनों अस्मिताओं को हिंदी में जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रश्रय दिया, हिंदी लेखन में इन अस्मिताओं के आधार पर लिखने को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया, तो वे थे राजेंद्र यादव। उन्होंने अपनी पत्रिका हंस के द्वार इन दोनों अस्मिताओं के लेखन के लिए खोल दिए। हंस ने स्त्री विमर्श को लेकर अनेक अंक निकाले जो न केवल चर्चित हुए बल्कि जिनके माध्यम से अनेक नई नई कहानीकार हमारे सामने आई, अनेक नए नए दलित कहानीकार भी सामने आए। हंस ही वह पत्रिका थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने हिंदी में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को खड़ा किया है। यह जो स्त्री विमर्श था, जिसे राजेंद्र यादव के द्वारा हंस पत्रिका में चलाया जा रहा था, या कहें कि जो अपनी स्वाभाविक गति से हिंदी में आ गया था, उसकी मांग थी कि स्त्री अपने जीवन और अपनी देह का निर्णय स्वयं करेगी। हंस ने राजेंद्र यादव के संपादन में अनेक अंक प्रकाशित किए, जिनमें स्त्री विमर्श से संबंधित कहानियों और बहसों को प्रमुखता से स्थान दिया। लवलीन की कहानी चक्रवात
इस विमर्श की सर्वाधिक चर्चित कहानी बनी। यह सर्वाधिक चर्चित कहानी इसलिए हुई कि इस कहानी में ऐसा माना गया कि स्त्री पुरुष संबंध के निजी पलों के का अंकन भी उन्होंने बड़ी बोल्डनेस के साथ किया है। इस दौर में ध्यान दिया जाए, याद किया जाए तो रविंद्र कालिया के संपादन में वर्तमान साहित्य का बड़ा विशेषांक आया, जो कि 2 खंडों में आया था। उस विशेषांक में कृष्णा सोबती की कहानी ए लड़की का प्रकाशन हुआ, जिसे स्त्री विमर्श की ही एक महत्वपूर्ण कहानी माना जाता है, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए कि कृष्णा सोबती अपने आप को स्त्री विमर्श की कहानीकार या लेखिका मानने से हमेशा इनकार करती रही हैं। उनका भी मानना था कि लेखन को स्त्री या पुरुष के दायरे में बांधकर देखा जाना गलत है, लेकिन एक सजग और आत्मनिर्णय करने वाली स्त्री के दर्शन जिस प्रखरता से ए लड़की में होते हैं वैसे या चक्रवात में होते हैं वैसे पहले दुर्लभ थे। इस विमर्श में प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, कविता, मुक्ता, जयश्री राय, गीताश्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रत्यक्षा, शरद सिंह और वंदना राग जैसी कथाकार बहुत सक्रिय रही, जिनकी कहानियाँ विषय वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से प्रभावशाली थी। इस दौर की बहसों में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और ममता कालिया भी शामिल थी, जो अपने को विमर्शवादी दायरों में बांधने से इनकार करती थी। बावजूद इसके इन तीनों कहानीकारों कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और ममता कालिया, इन तीनों की कहानियों से स्त्री लेखन को एक गति मिलती है, स्त्री लेखन को महत्व मिलता है और स्त्री लेखन संबंधी बहसों को नई दिशाएं मिलती है। आगे जाकर हम देखते हैं कि 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद जब नई सदी का आगमन होता है, तब फिर हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श को लेकर नई हलचल देखने को मिलती है। लेखन में स्त्री विमर्श के संबंध में जहां चालू मुहावरेबाजी के चलते देहवाद की कहानियां लिखे जाने का प्रचलन बढ़ गया, वहीं स्त्री के मूलभूत अधिकारों और समतावादी दृष्टि के साथ गंभीर कहानियां लिखने में अनेक नई और पुरानी कथाकार सक्रिय रही, जिनमें सुधा अरोड़ा, सारा राय, दीपक शर्मा, मीरा सीकरी, अलका सरावगी, निर्मला भुराड़िया जैसी वरिष्ठ कहानीकार सक्रिय थी, तो नीलाक्षी सिंह, पंखुरी सिन्हा, मनीषा पांडे, महुआ माझी, विभा रानी, योगिता यादव, किरण सिंह, इंदिरा दांगी और उपासना जैसी नई पीढ़ी की कहानीकार भी सक्रिय होने लगी। इनकी कहानियाँ स्त्री की स्वाधीनता और नैतिक दुचित्तेपन पर नए प्रस्थान बिंदु तैयार करती हैं। सुधा अरोड़ा का मैंने अभी जिक्र किया, उनकी कहानी अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी इस पूरे दौर की सबसे चर्चित, सबसे प्रशंसित कहानियों में से एक है। इस कहानी में देहात से महानगर में आ गई एक लड़की की कहानी है, जिसका विवाह अभी अभी हुआ है और जो अपने परिवार में बारिश में आने वाले कीड़ों के प्रति हिंसा को देखकर बेहद विचलित होती है, परेशान होती है। वो असल में उसकी परेशानी और विचलन का जो कारण है वह उसकी पुत्री का जन्म भी है। उस कहानी के बैकग्राउंड में, परिदृश्य में हमको ये सूचना मिलती है कि अन्नपूर्णा मंडल को एक बेटी हुई है और अन्नपूर्णा मंडल अंत में आत्महत्या कर लेती है अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखकर। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण कहानी के रूप में समादृत की गई, तो दूसरी और अनेक कहानीकारों ने भी इस तरह की महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। नीलाक्षी सिंह की कहानी टेक ब टेक द गो इस संदर्भ में याद की जाने वाली कहानी है। तो याद करना होगा कि और अनेक कहानियाँ इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। जया जादवानी की कहानियों को भी यहाँ रेखांकित किया जाना चाहिए, तो दीपक शर्मा की कहानियों को भी। एक दूसरा प्रसंग बनता है ऐसे कहानीकारों का जो स्त्रियां नहीं हैं, जो पुरुष कथाकार हैं, लेकिन जिन्होंने भी स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। नीलाक्षी सिंह की एक कहानी की चर्चा यहाँ करना आवश्यक है, जहाँ जिस कहानी में
एक विवाहित स्त्री अपने विवाह की प्रौढ़ावस्था में, अपने जीवन की प्रौढ़ावस्था में अपना घर छोड़कर अपने पुराने प्रेमी के साथ या पुराने प्रियतम के साथ जाने का निर्णय लेती है। यह जो बंद सांकलों को खोलकर घर से निकलने की, बाहर निकलने की, चुनने की, वर्ण की स्वतंत्रता का जो आग्रह इस पीढ़ी की कहानीकारों में देखने को मिलता है, वह कमोबेश पहले भी था, लेकिन जैसी प्रखरता, जैसी तेजस्विता इस दौर की कहानियों में देखने को मिलती है, वह पहले हरगिज नहीं थी। कहा यह भी गया कि इस आग्रह से हमारी परिवार संस्था समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ पुराने मूल्यों को हमेशा ढहना होता है, कुछ नए मूल्यों का हमें हमेशा स्वागत करना होता है। एक कहानी का जिक्र और मैं करना चाहूँगा, जो है तो पुरुष कथाकार की कहानी, लेकिन इस संदर्भ में, स्त्री विमर्श के संदर्भ में, जिसे ध्यान देकर पढ़ा जाना चाहिए। कहानी का शीर्षक है मंजू फालतू। मंजू फालतू स्वयं प्रकाश की ऐसी कहानी है जो दो तरह के मिथकों को ध्वस्त करती है। पहला यह मिथक कि भूमंडलीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद अब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के उपभोक्ता हैं और दोनों को उत्पादन में बराबर का योगदान देना है। लेकिन यह कहानी बताती है कि कैसे विवाह के बाद एक स्त्री के साथ भूमंडलीकरण की नई व्यवस्था भी ज्यादतियाँ करती है, पूर्वाग्रह रखती है। ठीक इसी तरह से एक और कहानी का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, अगले जन्म। एक स्त्री बच्ची को जन्म देती है और एक दुनिया में एक छोटा बच्चा किस तरह आता है, इस विषय पर लिखी गई बेहद भावप्रवण कहानी है, लेकिन बेहद सजग कहानी भी। सजग कहानी इस दृष्टि से कि यह कहानी बताती है कि अंततः हमारी इस व्यवस्था में, जो कि भूमंडलीकरण के बाद स्त्री पुरुष समानता की बात करती है, जो कि यह बात करती है कि स्त्रियां अब अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, कानून जिनके साथ है, वहाँ उस दौर में भी किस तरह एक स्त्री को दूसरी स्त्री के जन्म होने पर यंत्रणा सहनी पड़ती है। कहानी की नायिका का नाम है सुमी और वह अपनी पुत्री के जन्म होने पर उसे देखती है और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं और वह कहती है मर जा। यह मर जा कहना हमारी इस व्यवस्था के प्रति, इस पूरी व्यवस्था के प्रति लज्जाजनक सवाल है। यहाँ याद करना होगा राजेंद्र यादव को फिर से एक बार, जिन्होंने स्त्री विमर्श के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा, स्त्री आत्मनिर्भर हो, साहित्य की सत्ता में सेंधमारी करे, ताकत और पोजीशन हासिल करे। राजेंद्र यादव ने वंचितों के लिए, दलितों के लिए इस पूरे अस्मितावाद के उभार में अपना योगदान दिया था। उनका मानना था कि एक महादेश, भारत जैसे महादेश में समानता की बात तभी संभव है, समानता की बात तभी वाजिब हो सकेगी जब बड़े पैमाने पर वंचित रह गए तबकों के लोगों को बराबर आने का मौका मिलेगा। ऐसे इन लोगों में केवल दलित और अल्पसंख्यक और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं, वे स्त्रियों को भी शामिल करते थे। राजेंद्र यादव ने इन्हीं कारणों से अपनी पत्रिका हंस के लगातार विशेषांक निकाले और इन विशेषांकों में स्त्री रचनाशीलता को पूरे दमखम के साथ बढ़ावा दिया। लेकिन एक दूसरे पक्ष को भी अंत में देख लेना अनुचित नहीं होगा, जो उन्हीं राजेंद्र यादव की पत्नी और नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानीकार मन्नू भंडारी के द्वारा निकल कर आया। मन्नू भंडारी ने कहा अपनी पुस्तक मेरे साक्षात्कार में संकलित एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा है, साहित्य में स्त्रियों के लिए अलग से आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। स्त्री होने के नाते मेरी साइकी पुरुषों से भिन्न है, पर मैं लेखक हूँ, स्त्री लेखक नहीं। मन्नू जी की इस बात का भी आदर किया जाना चाहिए। असल में समझने की बात यही है कि जिस दुनिया में विषमता पग पग पर दिखाई देती हो, जिस संसार में विषमता के घेरे अभी तोड़े जाने के लिए बहुत अधिक श्रम करने की ज़रूरत हो, जिस संसार में स्त्री और पुरुषों के बीच भेद किए जाने के
लंबे सिलसिले हैं, सदियों पुराने सिलसिले हैं, वहाँ कुछ 100 सालों में यह सवाल हल नहीं हो जाएगा। वहाँ कुछ कानूनों को बना देने से, कुछ कठोरताओं को थोप देने से भी बात नहीं बन जाएगी। वहाँ लगातार जनता को भी शिक्षित और समझदार बनाना होगा, वहीं साहित्य को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जहाँ शिक्षा के द्वारा हम जनता को ये संवेदनशील बना सकेंगे कि स्त्री और पुरुष की बराबरी में स्त्री विमर्श जैसे विषयों का क्या महत्व है, वहीं लेखन के संसार में स्त्री विमर्श इस गैर बराबरी को समाप्त करने में, इस गैर बराबरी को मिटाने में हमारी बड़ी मदद करेगा। अंत में कहा जाना चाहिए कि स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि न केवल बड़ी संख्या में इसने स्त्री रचनाशीलता को बढ़ावा दिया, बल्कि लेखन में नए भावबोध, नई भंगिमाएं और नई जमीन को भी संभव किया। अब स्त्री विमर्श सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का एक सम्मानित पक्ष है। धन्यवाद।